नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जैसे जैसे 3 मई की तारीख करीब आ रही है, लॉकडाउन को लेकर चर्चाओं की चाल भी तेज होती जा रही है। लॉकडाउन हटेगा, लॉकडाउन लागू रहेगा, हटेगा तो किन शर्तों के साथ, रहेगा तो किन शर्तों के साथ। ऐसे में तमाम सवालों की एक लंबी कतार है, एक सूची है। जाहिर है आपके मन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था, काम, कारोबार, कारखानों को लेकर और सवाल कोरोना को लेकर भी होगा कि आज हमारा देश कहां पर खड़ा है। जिस तरीके से कोरोना कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो कोशिश पूर्ण सफलता अभी लगती नहीं। इन तमाम सवालों को लेकर आज आओ इसी पर बात करें। हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो इस बात पर चर्चा करेगा, इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। इस कोरोना काल ने सब कुछ बेहाल कर दिया है। देश की सेहत को खराब करने के साथ साथ 5 ट्रिलियन वाले पद पर अंगड़ाई लेने को आतुर अर्थव्यवस्था को भी बीमार सरीका कर दिया है। इधर लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू होने के बाद अब ये कयास लगने लगे हैं कि आखिर लॉकडाउन का क्या होगा, 3 मई के बाद क्या होगा। गांवों में काफी काम, करीब 5 लाख रोजगार उत्पन्न किया है। अभी इस समय बाहर से मजदूरों के लाने की व्यवस्था की जा रही है और सरकार ने 15 लाख रोजगार उत्पन्न करने के आदेश दिए हैं, जो कि सरकार के विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। उद्योग धंधों को भी ये कहा गया है कि वो अपने उद्योग धंधे प्रतिबंध के साथ खोल लें। 3 मई के बाद परिस्थितियां जो भी होंगी, प्रधानमंत्री का जो भी निर्देश होगा, उसका पालन करते हुए उत्तर प्रदेश अपना कार्य करेगा। सरकार ने पहले जान बचाने पर जोर दिया और फिर जान के साथ जहान की फिक्र की। लेकिन मौजूदा हालात की जद्दोजहद ये है कि अब जान बचाएं या जहान संभालें, क्योंकि जान पर जहां कोरोना का साया है, वहीं काम धंधे पर लॉकडाउन की धुंध है। बहुत कुछ धुंधला है, सिवाय आसमान की अर्थव्यवस्था का पहिया जाम है। कारोबारी परेशान हैं, कश्मकश में किसान हैं और इन सब के बीच उलझन में है गरीब और मजदूर। देखिए, 3 तारीख से जो लॉकडाउन खोलने की बात आ रही है, इसमें तमाम कंफ्यूजन्स हैं। इन सारे के सारे कंफ्यूजन को सरकार को दूर करना चाहिए। या तो सरकार को एक जिम्मेवारी जिलाधिकारियों को पूरे देश के दे देनी चाहिए लॉकडाउन खोलने की, और नहीं तो सरकार सारी की गाइडलाइंस दें, किसानों के लिए भी, छोटे व्यापारियों के लिए भी, मेहनत कशों के लिए, मजदूरों के लिए भी और नौकर पेशा लोगों के लिए भी। एक मजबूत पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, जो जुड़ चुका है। उससे पहले आपका परिचय करा देता हूं, क्योंकि लॉकडाउन का क्या होगा, इसी पर आज चर्चा होने वाली है, इसी पर आज बात होने वाली है। अमित पुरी जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। हरनाम सिंह साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ हैं। प्रोफेसर DR साहू, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राजीव बंसल साहब, सचिव इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर VS चौहान साहब, CMD प्रकाश हॉस्पिटल के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर UC बंसल साहब, स्वास्थ्य मामलों के जानकार है। आप सभी का स्वागत है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ, एडिटर इन चीफ, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। 3 मई बहुत नजदीक है ये तारीख, और लॉकडाउन का क्या होगा, तमाम सवालात सामने हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। देखिए, मुझे लगता है बहुत सीधा सपाट समाधान ना अमेरिका के पास था, ना इटली के पास था, ना हिंदुस्तान के पास हो सकता है। किसी देश के पास नहीं हो सकता। एक कागज पर एक तरफ लिखिए कि लॉकडाउन जारी रखने के फायदे, और दूसरी तरफ लिखिए लॉकडाउन जारी रखने के नुकसान जी। दोनों की संख्या जब आप गिनेंगे तो लगभग बराबर होगी। को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन छोटा कौन बड़ा, किधर जाए। जान को सुरक्षित करें तो जहान छूट रहा है, और जहान को सरसब्ज करने की कोशिश करेंगे तो जान जाएगी। अब इन दोनों के बीच में संतुलन साधना है, ये कठिन काम है। और मुझे लगता है शायद
किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था, किसी भी सिस्टम के पास इसका कोई कंप्यूटराइज्ड आंसर नहीं हो सकता कि ये टैली है, इसमें भर दो, फीड कर दो डाटा और रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा इतने से इतने फैक्ट्री खोल दो, इतने से इतने बंद करो। नहीं, कोई नहीं जानता कि एक मोटी मोटी सहमति जो देश ने बनाई कि ग्रीन जोन्स में कुछ छूट दीजिए ताकि पहिया कुछ तो घूमे, जो ट्रेन यार्ड में खड़ी है वो कुछ तो चलाए, ना एक्सप्रेस सही पैसेंजर ही की रफ्तार से कुछ तो घूमे, 10-5 करोड़ आदमी तो कहीं इंगेज हो। क्योंकि कल की बैठक में ये बात आई थी सर्वोच्च स्तर से कि खतरा कोरोना का बड़ा है, सच है, लेकिन यह भी सच है कि अर्थव्यवस्था को बहुत लंबे समय तक हम बंद नहीं रख सकते, यह भी सच है। इस स्थिति में भारत के सामने कोई स्पष्ट विकल्प या सुविधाजनक विकल्प आएगा, ऐसा दिवा स्वप्न न मैं देखता हूं, न देश चलाने वाले लोग देख रहे हैं और ना इंडस्ट्री देख रही है। हां, इतना तय है वैक्सीनेशन दोनों को चाहिए, कोरोना के लिए भी वैक्सीनेशन चाहिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वैक्सीनेशन चाहिए। जितना बड़ा झटका भारतीय अर्थव्यवस्था को लगा है, उतना बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था ने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा। भूतो न भविष्यति कहा जाता है, तो भविष्यति को हटा देंगे, भूतो ना तो है, भूतकाल में कभी नहीं देखा, भविष्य में क्या होगा परमात्मा जाने। वैक्सीनेशन दोनों की खोजनी होगी, जितना बड़ा संकट उतनी बड़ी वैक्सीन चाहिए, और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जितने एवेन्यूज खोलने मैंडेटरी होंगे, वो भारत जैसे देश में उतनी बड़ी मैन पावर को अपने साथ समायोजित करेंगे कि वहां ये सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या पैदा हो जाएगी। संभव नहीं। सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो सोशल डिस्टेंसिंग का आराम से पालन कर सकती है। बड़े कमरे हैं, बड़ी कुर्सी है, मेज है, चपरासी है, सिस्टम है, ग्लव्स, चपरासी भी ग्लव्स पहन के आ रहा है, पानी दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन जहां लोडिंग अनलोडिंग हो रही है कारखाने में, वहां मुश्किल हो जाता है। अगर होगी भी तो वो उस स्तर की नहीं हो सकती। यह एक व्यावहारिक चुनौती है जो अर्थव्यवस्था और इसके बीच में हमको चुननी होगी। लेकिन इधर 2-3 दिनों के भीतर हजारों लोगों ने मुझसे यही प्रश्न किया। कुछ ने अपने जिले के बारे में प्रश्न किया, कुछ ने राज्य के बारे में, कुछ ने देश के बारे में कि क्या क्या खुलेगा, क्या क्या नहीं खुलेगा, और ये लॉकडाउन जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। देश के सामने आज इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, जब मैं लोगों से मिलता हूं जिनको हम लोग बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत है, जो भारत की आत्मा है, जो भारत की शक्ति है, वो लोग भी दुविधा में हैं। वो लोग भी कुछ तर्क इधर के देते हैं, कुछ उधर के देते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब समझ नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। ये दुविधा केवल लोगों की नहीं, ये दुविधा भारत की दुविधा है, ये दुविधा दुनिया की दुविधा है। 2 मिनट मैगी नहीं है निर्णय कि गर्म पानी में डाला और हिलाया और खाने लायक बन गई। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ट्रकों के पीछे लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैसा ही दृश्य भारत के सामने खड़ा है। भारत निर्णय तो लेगा, और इतिहास जब ऐसी चुनौतियों में किसी देश को, दुनिया को डालता है तो निर्णय होते हैं उनसे, फिर इतिहास एक नई शक्ल में हमारे सामने आता है भविष्य में। वो निर्णय क्या हो सकते हैं, या हम यूं कह लें जो स्टेक होल्डर्स हैं, भारत का आमजन है, कारोबारी हैं, और व्यापार के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो क्या चाहते हैं, जरा मुझे लगा कि उनसे भी बात कर ले, ताकि कुछ शायद बात ऐसी निकले जो सरकार को मदद दे कहीं फैसला लेने में। सरकार जो फैसला लेगी वो भारत का ही फैसला माना जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि निर्णय से पहले हम अपनी अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाएं।
क्योंकि मैं हमेशा मानता रहा हूं, कोई भी सत्ता रही हो अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में 30 वर्ष के, सरकार भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए भारत के आम जन को अपनी राय रखने का हमेशा पूरा अधिकार होता है। सरकार कहीं बाहर से आए हुए लोगों का समुच्चय नहीं है, ये हमारे बीच के लोग हैं जिनको हमने चुना कि भाई आप व्यवस्था देखिए। इसलिए मुझे लगा नहीं, किसान से भी पूछे, व्यापारी से भी पूछे, सामाजिक व्यक्ति से भी पूछे कि क्या होना चाहिए। मैं बात सबसे पहले शुरू करूंगा उस वर्ग के प्रतिनिधि के साथ जो तमाम सेंसेक्स, निफ्टी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नाना प्रकार के जितने ये शब्दावलियां हैं, इनके बावजूद भी एक मानसून खराब हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था की टांगें कांप जाती हैं, डगमगा जाती हैं, और पानी अच्छा बरस जाए तो भारत का चेहरा खिल जाता है। वो है खेत और किसान। आज भी ये स्थिति है। तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद, तमाम बड़ी बड़ी 50-50 मंजिल की कांच वाली बिल्डिंगों के बावजूद, ये क्या होता, कॉल सेंटर, आईटी सब मिलाने के बाद सर्विस सेक्टर, क्या क्या सेक्टर है, आज भी भारत का मेरुदंड वही पर टिका है। वो अच्छा तो भारत अच्छा, वो खराब। मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं पिछले अतीत के। जब जब खेत ने निराश किया तो देश का चेहरा कुम्हला गया। तमाम सर्विस सेक्टर के बूम करने के बाद भी, आईटी सेक्टर के। हमारे साथ हरनाम सिंह जी हैं, मुखर किसान नेता हैं। हरनाम जी, ये आलोचना का वक्त नहीं, ये सलाह का वक्त है। मुझे बताइए कि हुकूमत हिंदुस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे अगर लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू करे सरकार 3 तारीख के बाद से, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या रियायतें मिले ताकि हिंदुस्तान की खेती किसानी फिर पटरी पर लौट सके? बहुत सही अमिताभ जी, आपने आज सवाल किया और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं सरकार को और जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। देखो, जो लोग अभी तक ये कहते थे कि ये देश तमाम विकास के जो और तरीके हैं उनसे चलता है, हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जब आज पूरा जी बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्री, ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री, मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री, सारे अमिताभ जी आज कारखाने ठप हो गए। लेकिन इस देश का जो किसान है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हो सकता हम कोरोना से जो ये महामारी है उससे बच जाएं, लेकिन भूख से कोई नहीं बचेगा। हम इस देश के मजदूर, व्यवसायी, नेता, अभिनेता सबसे एक सवाल कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्व के सैकड़ों वर्ष जो किसान की उपेक्षा आज तक करते आए, वो किसान आज देश के साथ खड़ा है। अमिताभ जी, बेमौसम बरसात कल भी हुई है, इतना पानी गिरा है, गेहूं, बिल्कुल, तो पानी भी गिरा, ओले भी गिरे जी, सब कुछ गिरा है। लेकिन जो आज हम बात सुन रहे हैं कि 3 मई को ग्रीन जोन बेल्ट खोल दी जाए, रेड जोन, अरे भाई, जब इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, हम तमाम उन टीवी चैनल के भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों का जो आप मैगी वाले का, बिस्कुट वाले का, क्रीम वाले का जो प्रचार करते हो, आज क्या उन लोगों को देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? मैं आपके माध्यम से अमिताभ जी, मैंने कई जगह ये बात कही है, इस देश में देश का किसान प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के साथ खड़ा है। एक भी व्यक्ति को हम भूख से, दूध से, सब्जी से
किसी को मरने नहीं देंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। हरनाम भाई दोबारा आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों को भी एक बार बहस में ले आऊं अलग अलग क्षेत्र के, ताकि एक मोटी राय उभर सके। हरनाम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इस संकट काल में मैंने जिन लोगों को युद्ध के मोर्चे की प्रथम पंक्ति में देखा, उनमें डॉक्टर थे, उनमें पैरामिलिट्री फोर्स थे, पुलिस थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, सफाई कर्मचारी थे, और मेरा किसान था। वो न डरा, न निराश हुआ, न हताश हुआ। आलू वैसे ही आया शहर, गोभी वैसे ही आया, टमाटर वैसे ही आया, गेहूं वैसे ही आया, आटा दलिया वैसे ही आया। और राजा से लेके रंक तक सब अगर किसी दुकान पर इस संकट काल में दिखे तो वो डोंगल खरीदने वाली दुकान पर नहीं खुली मिली जो डोंगल बेचती है, और क्या वो जीवी डाटा बेचती है? डाटा तो टाटा हो गया। आटा की दुकान पर सब मिले मुझे। इसलिए ये बात जो हरनाम भाई ने कही, इसको तो समझ के गांठ बांध ही लेना चाहिए कि कितना भी हवा में उड़ लीजिए, बेसिक नीड है। ये ध्यान रखिए कि पांव जमीन पर रहें, नहीं तो डाटा में कई बार मामला गड़बड़ा जाता है। आज डाटा काम नहीं आ रहा। आज तो मैं देख रहा हूं कि 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी से चलने वाले लोग इसी नोएडा में। नोएडा तो शहर भी विचित्र है, एक पत्थर उछालो 5 सिरों पे लगेगा, वो 5-2 करोड़ वाली गाड़ी वाले होंगे। ऐसा शहर है विचित्र, माया नगरी। तो वो भी झोला लेके सुबह निकर पहन के और मास्क लगा के आलू छांट रहे हैं। मैंने कहा चलो ये साथ समाजवाद तो आया, वरना ननकू के जिम्मे था ये काम। सफाई कर, अब वो भी कर रहे हैं और कूड़े के पॉलिथीन लेके बाहर आ रहे हैं। कौन बोले जी फला कंपनी की चेयरमैन नहीं है? मैंने कहा चलो अच्छा है, प्रकृति का न्याय है मित्र, है प्रकृति न्याय ऐसे ही करती है। मैं राजीव बंसल साहब के पास चलूंगा। ये भारत की जो इंडस्ट्री है वो क्या चाहती है, क्योंकि उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। खेती तो प्राण शक्ति है, लेकिन प्राण शक्ति के अलावा और भी विटामिन की जरूरत होती है शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए। तमाम डिफिशियंसीज बॉडी में आ जाती हैं। जब भी मैं BS चौहान साहब से जब बात करूंगा या UC बंसल साहब से, तो वो बताएंगे कैसी कैसी डिफिशियंसीज हो जाती हैं। तो अर्थव्यवस्था में भी तमाम डिफिशियंसीज हो जाती हैं। उनकी भरपाई के लिए इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। मेरी जैसी छोटी बुद्धि का आदमी इस ढंग से भी नरेट करता है कई बार इंडस्ट्री को कि ये एलोपैथी या सर्जरी है, खेती नेचुरोपैथी है। करते रहिए, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर बीमारी हो ही गई तो बूस्टर चाहिए, तो बूस्टर यहीं से आएगा तत्काल। राजीव बंसल साहब, नमस्कार। अनंत काल तक लॉकडाउन नहीं रह सकता, ये सच है? सच है, बिल्कुल सच है। कोरोना से लड़ाई चलती रहेगी, ये खत्म भी नहीं होती। अभी जब डॉक्टर्स बोलेंगे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि कोई वायरस जो आ गया वो खत्म नहीं हुआ। वो महामारी के रूप में नहीं रहेगा, बीमारी के रूप में रहेगा। ऐसे कहिए कि कोरोना अपना बोरा या बिस्तर लेके कहीं विलुप्त हो जाएगा, ना 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 ना। अब मुझे बताइए, भारत की इंडस्ट्री और कोरोना साथ साथ कैसे चले? अमिताभ जी, बहुत अच्छा मंच है जी। मेरे से पहले हमारे किसान भाई साहब बोले जी। बहुत अच्छी बात बोली है कि आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य पहिए हैं, तो या तो एक एग्रीकल्चर कृषि है और दूसरा उद्योग है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है और उसके बाद फिर उद्योग देता है। जी। दोनों का अपना महत्व है। उद्योग चलेगा तो देश के नौजवान को, देश के सिटीजन को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। सरकार, मैं समझता हूं कि शायद इस बात को समझ रही है, पर पता जानी क्यों बड़ा उदासीन रवैया सरकार ने उद्योग की तरफ अपना रखा है। हम उद्योगपति इस बात से बिल्कुल खुश हैं। ठीक कदम था ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने लॉकडाउन किया। शायद और एक हफ्ता पहले करते तो और भी अच्छी परिस्थिति रहती। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। फिर भी उन्होंने समय रहते किया। इस मुकाबले जो वेस्टर्न कंट्रीज हम देखें, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, जहाँ जो इतनी दयनीय स्थिति है, हमारे देश की स्थिति उसके मुकाबले कहीं अच्छी है, बहुत बेहतर है। पर साथ साथ ये भी सोचना है कि ये लॉकडाउन ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन एक अनएंडिंग चीज़ नहीं हो सकती।
इसका हमें समाधान निकालना पड़ेगा। और जैसे अभी आपने बोला, हमें इसको कुछ अपने रोज़मर्रा के जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा कि किस तरह हम अपना चाल चलन, अपना रहन सहन रखें जिससे हम इससे बच सकें। अब ये बड़ा दुविधा वाला प्रश्न है, हर आदमी इस पर चिंतन कर रहा है, सरकार चिंतन कर रही है, बाकी लोग इन चिंतन कर रहे हैं, आप लोग भी अलग अलग पैनल्स में बैठ के इस बार के डिस्कशन कर रहे हैं। उद्योग की तरफ से मैं अगर बोलूँ तो उद्योग अगर नहीं चलेगा तो भी देश में भुखमरी रहेगी। आज सरकार चिंता कर रही है कि देश का गरीब तबका, देश का श्रमिक, उसके लिए वो फ्री राशन दे रही है, उसके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसे दे रही है। राजीव जी, मुझे सिर्फ ये बताइए 1 2 3 आप क्या चाहते हैं कि जब प्राइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए गाइडलाइन, डिटेल गाइडलाइन बनाए जो स्टेट्स फॉलो करें, तो आप क्या चाहते हैं इंडस्ट्री का की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट कौन सी है 1 2 3 कि भाई इनको जरूर ध्यान में रखें? कुछ होगा ना, आप लोगों ने तय किया होगा कि भाई ये चीजें इस बार होनी चाहिए ताकि हमारी गति भी चल सके, आगे आए। जी सर, सबसे पहले जरूरी है तो कि इस उद्योग को चालू करे सरकार, जो बिल्कुल ठप करके चकपहिया बंद कर रखा है, बल्कि यहाँ तक भी करा है कि रात को 8 बजे माननीय मोदी जी ने कहा कि रात के 12 बजे से बंद है। अब जिसका सामान जिस स्थिति में पड़ा था वो आज तक जाके उसको संभाल तक भी नहीं पाया है कि पिछले 1.25 महीने में वो खराब हो गया है या ठीक भी है। तो सबसे पहले तो हमारा कहना यह है कि सरकार उद्योग को चालू करने की इजाज़त देवे। हो सकता है कि सब जगह एक साथ ना दे पावे, जैसे बात हो रही है रेड जोन, ग्रीन जोन, उसी में होगा, तो उसी हिसाब से दे, पर कम से कम एक चालू करने का वो दे। साथ में ठीक है, जिस तरह से पहले जिस गति से चल रहा था, आज उस गति से शायद सरकार हमें नहीं इजाज़त दे सकती। और हम सरकार की बात भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं वो देश हित में है, पर 25% लेबर के साथ चालू करने की इजाजत दे, राजीव भाई, कुछ शर्तों के साथ दे, कुछ शर्तों के साथ चले तो ठीक। मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं उससे पहले एक बात राजीव बंसल यानी भारत की इंडस्ट्री के लिए कहूंगा अपनी जानकारी के आधार पर। बात दूसरे महकमे की है लेकिन आप लोगों को भी समझनी चाहिए इंडस्ट्री को, खासतौर पर इंडस्ट्री की जब बात मैं कहूँ तो उसमें हेल्थ इंडस्ट्री भी आ जाती है। जो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, दवा की बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए। रेलवे पर मैं बात समझने की कोशिश कर रहा था सरकार के बड़े लोगों के साथ कि रेल को जब हम लोग चालू करेंगे तो कैसे चालू करेंगे। तो एक तो ये व्यवस्था आई दिमाग में सरकार के जो चल रहा है कि भाई जब रेल को हम अभी तो चालू नहीं कर रहे, लेकिन जब भी चालू करेंगे तो कुछ बड़े स्टेशन जहाँ बहुत भीड़ रहती है उनको एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था करेंगे, वहाँ बैरिकेटिंग लगा के, और 2 घंटे पहले आदमी जाए और सब, और थर्मल स्कैनिंग। और दूसरी बड़ी बात जो समझ, जिसके लिए मैं ये प्रसंग कोट कर रहा हूं, मुझे टॉप सोर्सेज ने कहा कि हम शुरुआत करेंगे 33% कैपेसिटी से, रेल भी, जहाज भी, बस भी, फिर देखेंगे परिणाम क्या है, तब ग्रेजुअली बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री इसको 100 होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए यही बात इंडस्ट्री पर भी लागू है। ये इंडस्ट्री को भी माइंड मेकअप रखना होगा। वो ये नहीं हो सकता कि बटन दबाया और घर से मशीन घूम गई, पर बटन दबे तो सही, रुके तो ना। बटन दबेगा तो स्पीड गवर्नर के साथ, पहले स्पीड गवर्नर लगेगा तब बटन दबाने की इजाजत होगी। ठीक है, क्योंकि वो भी केओस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वो बात से मैं सहमत हूं। फिर उसको दोबारा संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर BS चौहान, लॉकडाउन पूरी तरह तो हट नहीं सकता, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई गुप्त खबर है, सब जानते हैं, और ना हटने जा रहा है। किश्तों में हटेगा, स्टेजेस में हटेगा। 3 के बाद जो लॉकडाउन हो देश के सामने, उसमें आप क्या चाहते हैं इंडस्ट्री की तरफ से, हेल्थ इंडस्ट्री की तरफ से क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी समानांतर रूप से चल सके? एक तरफ कोरोना से लड़ाई चलती रहे, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। जी देखिए अमिताभ जी, इसमें मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि जिस तरह से, क्योंकि कोरोना भी चलेगा और अर्थव्यवस्था को भी चलाना है जी, तो जहाँ तक ये बहुत एक लोकल लेवल पे इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे चाहे हम एक डिस्ट्रिक्ट को यूनिट माने या कोई सब यूनिट माने, और उसमें जो ग्रीन जोन है, जहाँ पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं आया है, तो डेफिनेटली वहाँ लिमिटेशन के साथ, और वो लिमिटेशन होगा और डिस्ट्रिक्ट से या और जोन से सील करके, अगर एडजॉइनिंग कम्यूट नहीं हो, अगर एडजॉइनिंग ग्रीन है फाइन, अगर ऑरेंज है तो स्ट्रिक्टली वहां पे सीलिंग होना चाहिए। और उसको वहां पे, जैसे हमारे किसान नेताजी ने बताया, मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मैं सब समझता हूं, उनको परमिट करना चाहिए विद
प्रॉपर एजुकेशन, डिस्टेंसिंग, और किसान में जैसे फसल कटनी है तो नेचुरली एक प्रिकॉशन लेके, और वो सबको पता पड़ गया। नहीं भैया डॉक्टर साहब, ये अंगोछा नोएडा तो अब आया जी, कि गांव में सैकड़ों साल से है ना। हाँ, नोएडा तो अब आया, दिल्ली मुंबई नोएडा, अंगोछा गांव में मैंडेटरी है। जी, हम तो हाँ, किसान परिवार वही कह रहा से, हूं। जब गेहूं गहाया जाता इसलिए था तो पूरा फेस कवर होता वहाँ था। वो जानते हैं जी हाँ, कि क्या करना। नेचुरली मैं वही जी। कह रहा हूं, उनको खुद पता जी। है, तो वो डेफिनेटली हमें वो एक्टिविटीज परमिट करनी चाहिए। इसके अलावा लोकल इंडस्ट्री हम परमिट कर सकते हैं, ग्रीन जोन है, लोकल ट्रांसपोर्ट हम परमिट कर सकते हैं विद प्रॉपर एजुकेशन, लेकिन इस पे क्लोज मॉनिटरिंग होना चाहिए। मतलब मॉनिटरिंग हमारे को बंद नहीं करनी चाहिए। ऑरेंज जोन पे अब आ जाइए, तो जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल फार्मिंग है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, प्रोबेबली वो परमिट होना चाहिए विद प्रॉपर एजुकेशन, सम कंट्रोल, और वॉच करें। अगर कहीं भी उसमें कोई फिर बाद में फ्लॉ आता है, कोई केस आता है, तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर अगेन। उसके बाद ऑरेंज जोन है, नेचुरली आप उसको वॉच करिए, और ये आप पूरे कंट्री पे सेम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ऑरेंज जोन में आप नेचुरली आप वॉच कर रहे हैं, आपको केयरफुल बहुत होना पड़ेगा। और रेड जोन को तो बिल्कुल आप जहां जहां वायलेशन हुए हैं, देखिए आप समझ लीजिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो इलाज में भी होता है, जहां पे भी अच्छा कंप्लायंस होता है वहां रिजल्ट बेटर आते हैं। अगर कंप्लायंस पुअर है, रिजल्ट पुअर हो जाएगा। तो लिमिटेड, और मेरे ख्याल से वो बहुत सही डायरेक्शन में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पर बहुत थिंक टैंक्स इस पे लगे होंगे। हमें कोरोना को के साथ जीना आना होगा, लेकिन प्रिकॉशन भी लेना होगा, बिकॉज जान, मैं फिर कहूंगा, एवरी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। हम हो सकता है कुछ कम लग्जरी के साथ रह लें या एक सिंपल लाइफ जी लें, पर लाइफ हमेशा प्रेशर। ठीक बात है। और इसके साथ चौहान साहब आएंगे आपके पास। असल में मुश्किल क्या है, पेट का लॉकडाउन अगर मुमकिन होता तो समस्या नहीं आती लॉकडाउन खोलने की, जरूरत ही नहीं थी, साल 2 साल चलाते हम। लेकिन पेट का लॉकडाउन नहीं हो सकता, और समझदार लोगों को यह भी समझना चाहिए, अपनी समझदारी में इसको ऐड ऑन करना चाहिए कि भारत अमेरिका और इटली नहीं है। उसके पास भारत, जी मैं बोलता हूं तो उसमें आप लोगों को शामिल नहीं करता हूं, माफ करिएगा, आप लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं। जो ननकू और रज्जाक है, उसके पास पैसे की भी समस्या है। अमिताभ, ठीक जॉन साहब आएंगे पास, वो रोज कमाता है, रोज ऑटो चलाता है, 300 रुपए ऑटो मालिक को देता है, 300 रुपए खुद बचाता है। उसका न कहीं खाता है, न बही है, न बीमा है, न कहीं ब्याज पर पैसा उठा है, न कोई बोनस ना आ रहा है, न डिविडेंड आ रहा है। ठीक है ना। और वो भारत की बहुसंख्यक आबादी का हाल है। इसलिए यह भी ख्याल रखना होगा, और कोई सरकार हो, उसके कितने भी अच्छे इरादे हो, आप अनंत काल तक 1000, 2000, 5000 रुपया सबको नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और वो भी तब जब इंडस्ट्री लॉकडाउन में हो। नहीं तो पैसा जनरेट नहीं होगा तो बांटोगे कहां से? बांटोगे कहां? और मान लो अनाज हो भी, बाजार में अनाज, ब्रेड हो भी, तो ब्रेड खरीदने का पैसा तो हो ननकू के पास। ऐसा रामराज्य तो कभी आ नहीं सकता कि मुफ्त में ब्रेड मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत और बाकी देशों में अमूल अंतर है। वहां जीवन की समस्या तो है, पैसे की समस्या नहीं है। हम जिस लड़ाई में लड़ रहे हैं वहां जीवन भी बचाना है, पैसे की भी समस्या है बहुसंख्यक आबादी के सामने। तो वो लोग जो 500-700 किलोमीटर बच्चा को कंधे पर बैठाकर पैदल चल रहे हैं, वो भी इसी मुल्क के नागरिक हैं। उनको क्या समुद्र में फेंक देंगे? नहीं ना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद का चश्मा लगा के तो हिंदुस्तान नहीं देखा जा सकता ना। डॉक्टर यूसी बंसल साहब, मुझे बताइए, अगर लॉकडाउन को फेजेस में हटाने की शुरुआत 3 के बाद करे केंद्र सरकार, उसमें कुछ बातें तो तय हो गई लगभग, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है कि डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा अधिकार होगा निर्णय करने का, क्योंकि कलेक्टर ही सबसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर खड़ा है आदमी, जो जान सकता है। कोई एक यूनिफॉर्म वो नहीं बनेगा मॉडल, केंद्र कुछ बेसिक गाइडलाइंस तय कर देगा, बाकी राज्यों से कहेगा कि अपने अपने जिलाधिकारियों को कहिए। एक और दूसरा, इन प्रिंसिपल इस पर सारे मुख्यमंत्री सहमत थे कि जोन वाइज चीजों को रखेंगे। रेड में नहीं का मतलब नहीं, टोटल सील करिए। Exactly. ऑरेंज
स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रहेगा, ग्रीन में वो राइडर लगा के या स्पीड गवर्नर लगा के कारोबार चलाएंगे। मोटी सहमति इस पर बनी है। आप बताइए और क्या एड ऑन होना चाहिए या क्या इसमें से डिलीट होना चाहिए ताकि भारत स्वास्थ्य की लड़ाई भी लड़ सके और पेट की लड़ाई भी लड़ सके। कोरोना अगर नहीं रुक सकता तो पेट की आग भी नहीं रुकती। आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप ये देखिए, हमको जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल को पूरा एक वो बनाना, डिस्ट्रिक्ट सेपरेट करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मूवमेंट रोकने पड़ेंगे। हाँ। एक डिस्ट्रिक्ट में ही सारी जो इंडस्ट्री है, जिन डिस्ट्रिक्ट में कोई केसेस नहीं है या कम केसेस की वो है आमद है, उस डिस्ट्रिक्ट में हम इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, छोटे मोटे रोजगार शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली में मैं आ रहा था, अभी मैंने न्यूज़ देखा तो दिल्ली में उन्होंने छोटे छोटे व्यापारी, कॉपी किताब बेचने वाले, पंखे बेचने वाले, बिजली के ठीक करने वाले, कुछ आरओ का ठीक करने वाले, इन लोगों को उन्होंने सुविधा दी। इनको तो केंद्र ने अपने नोटिफिकेशन में 15 दिन नहीं, पहले आज दिल्ली वालों ने धीरे धीरे इन लोगों के रोजगार खोलने पड़ेंगे। इन्हीं थोड़ा थोड़ा सा हमें रोजगार खोलना पड़ेगा। पूरी इंडस्ट्री शायद अभी हम नहीं खोल सकने की स्थिति में है। पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे खुलेगी। किसान के लिए सब चीज़ खोल दी गई है। उसके लिए बीज भी अवेलेबल है, खाद भी अवेलेबल है, बुआई के साधन भी अवेलेबल है, कटाई के साधन भी अवेलेबल है और उसकी फसल खरीदी जा रही है। तो जिस तरह से किसान का वर्क मुखर सामने आया है, उन्होंने सपोर्ट करा है धीरे धीरे। देखिए, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्लास इस टाइम डॉक्टर्स की जो है वो अपनी दुविधा में है कि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलें या ना खोलें। एक इंडस्ट्री तो बाद में आती है। एक डॉक्टर जो बीमारी से लड़ता है वही नहीं समझ पा रहा कि इस बीमारी को मैं सामने रख के कैसे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चाबी जेब में डालो, मोबाइल बंद करो और एटीएस में अपना तहरी बनाओ, परिवार के साथ मस्त रहो। हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक जितनी थी, उन जितने मेरे मित्र हैं इस नोएडा गाजियाबाद में, अधिकांश डॉक्टर मित्र हैं, वो सब जिसको फोन करो वो कह रहा भाई साहब क्या करे, बोले भैया तहरी बना रहा है घर में, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं। आप ही देखिए, पेटीएम कर दो, आप ही देखिए, वही घबरा रहे हैं। इसी मोहल्ले से तुमने ऑल्टो से ये बड़ी गाड़ी खरीद क्लास ली, इसी मोहल्ले को की हजामत बना के। अब कुछ तो रहम करो यार, गरीब आदमी। मैं बताता हूँ, हर एक आदमी को इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। अगर डॉक्टर भी अपनी क्लिनिक खोल सकता है, उसको पीपीई किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। महीने में उसने 15 दिन क्लिनिक ठीक है, तो बंदल साहब करना चाहिए, किट विट जितनी खरीदो, खूब पैसा है। ऐसी फैक्ट्री वालों को जो फैक्ट्री चालू होगी वहीं पे उनको वर्कर्स का रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, खाने का पैसे की इंतजाम। समस्या नहीं है, ईश्वर की दया से ये तो फलता फूलता क्षेत्र है भारत के लिए, है ना। इसमें कभी मंदी नहीं आई, इसमें तो हमेशा ग्रोथ रेट हाई रही। और फैक्ट्री वालों को भी फैक्ट्री खुलेंगी, वहीं उनको अपने श्रमिक को रोकना पड़ेगा, उसको खाने का व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। जी ठीक है। एक चीज मैं साहू साहब के पास जाऊं उससे पहले बार बार एक बात आ रही है, जैसा राजीव बंसल कह रहे थे या यूसी बंसल साहब ने कहा, एक समस्या आ रही है भारत के प्रशासनिक अमले के पास जिसको गाइडलाइन बनानी है। मैं उन लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। कहना सरल है कि इस मोहल्ले, ये मोहल्ला ग्रीन, ये शहर ग्रीन जोन है, ये तहसील ग्रीन जोन है, इसमें इंडस्ट्री शुरू कर दो। एक दिन में बढ़ जाए। नहीं, सारा सामान रेड जोन में फंसा है, ठीक, ग्रीन जोन में फंसा है, लोडर कहीं है, अनलोडर कहीं है, ट्रक कहीं है, टेम्पू कहीं है, त्रिपाल कहीं है, कच्चा सामान कहीं से आ रहा, पक्का सामान कहीं से आ रहा, बिल कहीं छप रहा, बाउचर कहीं छप रहा, दुनिया का जंजाल। अब वैसी इंडस्ट्री कहां बची जो एक तहसील भर से अपना जीवन जी ले? नहीं ना। उन्होंने तो तहसील में इसलिए इंडस्ट्री लगाई कि सरकार ने वहां छूट ज्यादा दे दी, जमीन सस्ती मिल गई, तो सेठ जी ने ज्यादा जमीन खरीद ली, बोली इसी फार्म हाउस भी बना लेंगे बाद में चल के बच्चों के लिए। वहां कुछ और नहीं हो रहा, उस सेठ जी की फैक्ट्री का कारोबार तो सब बाहर से ही हो रहा है। तो वहां जब सरकार ये कहती है कि हम जोन का आपस में सम्मेलन अलाउ नहीं करेंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था बहुत कठिन है डगर पनघट की। कागज पे तो लिखा जा सकता है ग्रीन जोन में अलाउ, लेकिन राजीव बंसल 24 घंटे में हाथ खड़े कर देंगे कि सर बंदी कर देते हैं, है ना। साहू साहब, आप सामाजिक आदमी हैं, आप बताइए अगर 3 तारीख को सरकार गाइडलाइन अनाउंस करे, 3 या 4 में जब भी, तो आप क्या चाहते हो, क्या गाइडलाइन हो ताकि समाज का मनोबल बढ़े, अवसाद घटे? क्योंकि भारत में एक डिप्रेशन की समस्या भी है जो इस वक्त हम फील कर रहे हैं।
कॉमन आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी गहरे अवसाद में है। दो कारणों से, एक तो बीमारी का भय, जो टीवी पर दिन भर आंकड़ा चलता है वो उसको अवसाद में डाल रहा, और दूसरा उसके बटुए में खाली होते नोट उसको अवसाद में डाल रहे। जो जमा पूंजी थी वो लगभग खत्म हो चली। क्योंकि अगर आप सर्वे करा के देख लीजिए, भारत में इतने रईस तो 5% लोग भी नहीं होंगे जो एक महीने भारत बंद रहे और उनकी आर्थिक स्थिति पे फर्क ना पड़े। साहू साहब। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जो कोरोना जैसी बीमारी की वजह से या जो वायरस की वजह से पूरी दुनिया में स्थिति है, देखिए समस्याओं की पहचान ही समस्याओं की हल की तरफ ले सकता है। ठीक बात है। तो जहां पे हमने देखा कि ये जो समस्या है, समस्या के साथ साथ जो इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है, इनकी इसके साथ साथ जुड़ी हुई जो परिणाम है, वो शासन को या जो प्रशासन है इनको भी ये नहीं पता चला कि ऐसी स्थिति आ सकती है। इसमें इतने सारे लाख लोग माइग्रेंट लेबर हैं जो सब अपने अपने असुरक्षित समझ के घर जाना चाहते हैं, तो एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी, जैसे कि आपने सही बोला कि इंडिया और भारत में बहुत अंतर है। जहां पे भारत की यदि हम बात करें तो जो उसको एक वर्ग के आधार पे और एक क्षेत्र के आधार पे यदि हम देखें, भारत में किसानों के लिए तो कह दिया गया है कि आप खेती करिए और सारी चीज सुविधाएं हैं, लेकिन जहां तक हम अभी जो आधुनिक भारत को ये इसलिए कहना मजबूरी भी थी। एक सेकंड महाराज, ये किसान प्रेम कम है, ये भारत की विवशता है। अगर भारत को 2 वक्त की रोटी देनी है तो किसान को सब छूट देनी होगी। कोरोना नहीं, कोरोना का पिताजी आ जाए, बिल्कुल, अन्यथा तो भूख से ही मर जाएंगे, फिर कोरोना की जरूरत ही क्या रहेगी। क्या इस देश ने भूख से मरते लोगों को नहीं देखा? इतिहास पलट कर देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। फसल भी तो काटनी है ना। बिल्कुल, थोड़ा सा पीछे चले जाके देख लीजिए, तो इस देश में इतना भीषण अकाल पड़ा था कि भारत नहीं दुनिया कांप गई थी। इसलिए इस देश में हमको आपको पता नहीं लगता कि मैक्रोनी भी खा सकते हैं, पिज्जा भी खा सकते हैं, मैगी भी खा सकते हैं, छोले भटूरे डोसा भी खा सकते हैं, लेकिन भारत का पेट भरने के लिए किसान को तो खेत में रहना ही होगा, सारी छूटों के साथ। अब बताइए। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इसके साथ साथ जो हम लोग कहते हैं कि कोई भी सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, हम तो उद्योग क्षेत्र नहीं मानते हैं उसको, हम कहते हैं सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो हमारी जो भारत, अभी जो आधुनिक भारत की बात करें तो वहां पे धीरे धीरे हमारी जो मुख्य बात आ रही है तो सर्विस सेक्टर की बात आ रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या इस तरह की बातें करें। तो उसमें हम लोगों को देखना है कि जैसे जैसे धीरे धीरे पलायन था और उस पलायन के बाद, माइग्रेशन के बाद गांव से शहर की तरफ था, और अब जो है रिवर्स माइग्रेशन की बात आने लगी है। इस परिणाम के आधार पर देखा जाए सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो सब घर की तरफ वापस आ रहे हैं, इसको हम लोग रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। तो उस रिवर्स माइग्रेशन के साथ चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी है। तो जैसे कि हम देखें कि अभी समय के साथ चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी है, यू आर राइट। तो उसमें बहुत सारे, और इतिहास भी हमको साहू साहब बताया, हाँ, जब चुनौती आई तब तब वो अपने साथ अवसर भी लेकर आई हैं। ये अलग बात है कि उन अवसरों तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी कुर्बानियां हो जाती हैं, और उस तरह अलग बात है। अवसर इजी टेक नहीं है, मामला चॉकलेट नहीं है, अवसर बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच पाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ है, इसीलिए मैं उनके पास सबसे अंत में आया, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि हैं। अमित पुरी भाई, अमित पुरी जी, आपने देश के तमाम वर्गों की आवाजों को सुना। यही भारत है, यही सरकार है जो यहां लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के वोट से चुनी हुई सरकार है। आप बताइए, इन सब लोगों को सुनने के बाद आपका, भाजपा का और भाजपा का मानस, यानी कुछ हद तक सरकार का भी वही मानस, नाभिनाल का रिश्ता है। 3 तारीख के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसमें देश को कितनी छूट मिल सकती है, कहां तक छूट मिल सकती है, किन किन क्षेत्रों में छूट मिल सकती है, क्योंकि यही सवाल आज हर आदमी के जेहन में है। छोटे से छोटे और लाखों करोड़ का काम करने वाले सेठ से लेके और ननकू तक यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताओ छूट मिलेगी किसमें कितनी। पुरी साहब।
मैंने अभी सबको सुना जी। 1 मिनट के लिए मैं ये भूल भी जाऊं और आप भूल भी जाए कि मेरे नाम के नीचे की पट्टी में बीजेपी लिखा है, लेकिन भारत का नागरिक मैं उतना ही हूं जितना अलग अलग फ्रेम में कटी हुए चेहरे हैं वैसा ही एक चेहरा मेरा भी है। ठीक बात। कम खूबसूरत सही, लेकिन एक भारत के नागरिक का चेहरा तो मेरा भी है। और मैं मानता हूं कि 3 मई को अगर आपको समझना है 3 मई के बाद की स्थिति को, तो कहीं हमको 20 और 21 मार्च की मनोस्थिति को समझना पहले पड़ेगा। जी। 20 और 21 मार्च को केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया। जब तक हम ये शब्द प्रयोग करते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया। भारतवर्ष के अंदर व्यवस्था को चलाने वाले कुछ हाथों को हमने मस्तिष्कों को चिंतन के लिए इस अवस्था में देखा कि भाई आज हम ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की बात कर रहे हैं ना, यह पूरा देश रेड जोन न बन जाए इसके लिए क्या किया जाए। और जब यह निर्णय ले रहे थे तब यह मालूम था कि पैर को रोक सकते हैं लेकिन पेट को नहीं रोका जा सकता। पैर प्रतीक है, पेट भी प्रतीक है, लेकिन पैर रोका जा सकता है, पेट नहीं रोका जा सकता। पेट में कृषि भी आती है, उद्योग भी आता है और तमाम तरह और गतिविधियां भी दैनिक जीवन की आती है। लेकिन हमारे सामने एक निर्णय लेना था कि हमको एक निर्णय लेकर के कैसे हम रेड जोन की स्थिति को तक न पहुंचे। लेकिन लगातार देश उसी अवस्था में रहेगा ऐसा भी नहीं हो सकता। जी। अब आपने कहा 3 मई के बाद क्या टारगेट हो, तो पहला टारगेट देश का यह है कि जो हॉट स्पॉट है, रेड जोन है, वो नए जनरेट ना हो। ऑरेंज जोन की स्थिति तक भी चीजें ना पहुंचे। देश का जो हिस्सा ग्रीन जोन की तरह है वो धीरे धीरे उसका स्प्रेड कवर बढ़े, और अगर उसका स्प्रेड कवर बढ़ेगा यानी ग्रीन जोन का दायरा बढ़ेगा तो धीरे धीरे एक्टिविटीज को बाहर निकाला जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमने स्पेशल एसईजी जोन के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, मान लो उद्योग की भाषा में कहूं, हमने उनको उद्योग चलाने के लिए कहा, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें ये आएंगी, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसका निर्णय करता बना दो, चाहे सीएम को बना दो, चाहे पीएम को बना है दो। तो हमारे बीच का आदमी है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। हमारे बीच का कच्चा सामान कहां है, लेबर कहां है, उसकी जरूरतें कहां है, प्रोसेसिंग के लिए इंटरमीडिएटरी जो चीजें चाहिए वो कहां है। और अगर ये सारे संतुलन कहीं पर बैठते हैं तो क्या उसके अंदर हम बिना रेड जोन में गए हुए, ऑरेंज जोन से बचते बचाते निकलते हुए, क्या यह गतिविधि हो सकती है? तो रास्ते बहुत आसान नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सत्य है। लेकिन अभी हमारा प्राइम टारगेट ये है, बॉटम लाइन ये है कि रेड जोन नहीं बनने देना है। ऑरेंज जोन के स्थिति को भी वही कंटेन करके नीचे ग्रीन जोन तक लाना है, और धीरे धीरे जितने रेड जोन कम हो जाएं उतना बेहतर हो। ये इमीडिएट टास्क है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मैं इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टास्क नहीं मानता। अगर मेरी अपनी देश का संतान, टास्क मेरा है, अपना परिवार होता, देश का टास्क है, तो ये देश का टास्क है। तो मैं यही चाहता कि भैया खिचड़ी खा लो लेकिन बीमार ना पड़ो, संकट में ना जाओ, संकट में ना जाओ। ये मूल टारगेट है। अच्छा, अब आप देखिए पश्चिम के देशों से और हमारी स्थितियां थोड़ी भिन्न है। हमारे यहां सामाजिक सरोकार, और इसको मैं उसमें नहीं कह रहा हूं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टर्मिनोलॉजी है। नहीं, हमारे यहां सामाजिक सरोकार हमेशा रहे। हमारे यहां लंगर की व्यवस्था किसी धर्म के सापेक्ष मत जोड़ा जाए, जकात की भी है, लंगर लगते हैं, सामाजिक रूप से लोगों को खाना खिलाना, भंडारा देना, ठीक बात। यह व्यवस्था हमारे देश की है। इनके कारण भी कहीं ना कहीं इस संकट के काल में हम, ठीक है आप कहोगे ऊंट के मुंह में जीरा है, मैंने माना, लेकिन फाके से जीरा बेहतर है। जीरा भी बहुत है, जीरा भी बहुत है। ठीक बात अमितपुरी जी, देश का टास्क आपने ठीक से बताया। मैं एक छोटी प्रतिक्रिया
सारे मेहमानों से लूंगा क्योंकि समय भी मुझे इशारा कर रहा है। डॉक्टर चौहान, मुझे आप कोई एक चीज बताइए विश लिस्ट अपनी में से जो आप चाहते हो कि इस बार सरकार जब गाइडलाइन तय करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मई के बाद के भारत के लिए, तो उसमें उसको शामिल करें। कोई आप चाहते हैं कोई चीज? ये एक सेंटेंस में नहीं बताया जा सकता अमिताभ जी। मेरे ख्याल से ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है और ये हमें समय समय पे इवेलुएट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, रेड जोन्स को हमें कम करना है, ऑरेंज जोन्स को हमें बहुत स्ट्रिक्टली वॉच करना है और इवन हमें ग्रीन जोन्स को वॉच करना है कि उनमें कहीं कोई केस ना हो जाए। ठीक है। राजीव बंसल, कोई ऐसी चीज जो आप अपने क्षेत्र की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मत बताइए, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते, नुमाइंदे के नाते आप कहना चाहते हो कि हमारा क्षेत्र ये चाहता है कि भाई ये चीज गाइडलाइन में हो तो हमको सुविधा होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त तरह इस वक्त सरकार और प्रशासन का ध्यान है कि देश की जनता वेंटिलेटर पे ना पहुंचे, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था को भी वेंटिलेटर से बचाए, उद्योग को वेंटिलेटर से बचाए। उसके लिए जो आर्थिक पैकेज की बात बहुत समय से हो रही है वो जल्द घोषणा करी जाए ताकि ये अदरवाइज सारा उद्योग और सारी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे। अच्छा, आप चाहते हैं आर्थिक पैकेज, एक बूस्टर डोज इंडस्ट्री को मिले। ओके ओके। डॉक्टर यूसुफ बंसल साहब, आप बताइए हेल्थ सेक्टर के लिए क्या भारत करे अनाउंस? अभी तात्कालिक, दूर लंबी बात तो बाद में करेंगे, जब स्थिर हो जाएगा देश तब फिर बाकी योजनाएं बनेंगी। अभी कंटेम्प्रेरी उसमें आप क्या चाहते हैं कि भाई ये कदम तो सरकार को अब उठा ही लेना चाहिए? मेरी अपेक्षा ये है कि सरकार जो है जितने भी प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स वर्क करते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराए और उनके लिए पीपी किट अवेलेबल कराए और उनको कहे कि धीरे धीरे मैंने इस पर शो किया था। वो देश भर पे उस पर बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया आई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए संज्ञान लिया। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस पर संज्ञान लिया। उस शो के बाद मैंने कहा था कि भाई कोई रास्ता निकालिए, लेकिन ये बंदी मुझे मंजूर नहीं क्लिनिक की ना, सबको क्लिनिक ये नहीं चल सकता। ये तमाशा बंद होना चाहिए मुल्क में। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर कभी बहस में बुलाएंगे आप, कुछ तब चर्चा करेंगे। मेरा अपना व्यू था, मेरे चैनल का व्यू था, ये तमाशा बंद होना चाहिए। जो किट चाहिए वो किट लगाइए, जैसा मास्क, एक सेकंड, जैसा मास्क आप समझ में आए वैसा लगाइए, 95 लगाइए चाहे 2095 लगाइए, लेकिन खोलिए दुकान। बीएमसी ने ठीक किया, उन्होंने कहा या तो दुकान खोलिए नहीं तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, खोला ना, खोल रहे हो ना, मुंबई में खोल सकते हो, नोएडा में नहीं खोल सकते हो, यहां जहां उससे ज्यादा खतरा हो रहा कोरोना का। इसलिए जहां जिस देश से, जिस मिट्टी से अरबों कमाए, वहां थोड़ा जोखिम लेना सीखिए। थोड़ा खर्चा ही बढ़ेगा। हरनाम सिंह से सीख लीजिए, वो किसान है, वो भी खर्चा, ट्रक पे चढ़ के आते हैं मंडी। आप बाबू लोग हो, बोले जी फलानी किट लाओ, ढिकानी किट लाओ, है सांस लेने की मशीन लाओ, सांस निकालने की मशीन लाओ, तो बाबू साहब खोलेंगे। हरनाम सिंह जी, मुझे एक छोटी सी बात को बताइए जो आप चाहते हो कि भाई ये चीज और सहूलियत हमको दे दो तो लड़ाई अच्छे से हम लोग लड़ें, किसान। नहीं, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे देश में जो महामारी आई है जी, इससे हमारे देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे और अगर जरूरत है कि लॉकडाउन और बढ़ाया जाए, जो ये 3 चीजें जैसे हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, तमाम लोगों को मैं सुन रहा हूं, मतलब एक महीने के अंदर सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। हम 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ खड़े हैं। बहुत सुंदर बात भाई, ऐसी क्या बात हो गई? 70 साल से पैकेज भी तो हर साल मिलता है, हर सरकार देती है। 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं, फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात। देश हमारा जो है, देश हमारा सुरक्षित रहे, लोग स्वस्थ रहे, हम ये चाह रहे हैं। ठीक बात। और अगर लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है हरनाम सिंह। डॉक्टर साहू, प्रोफेसर साहू, एक कोई बात बताइए जो आप चाहते हो 3 मई के बाद के भारत में वो बात सरकार की ओर से आनी चाहिए। एज ए सोशल थिंकर आप क्या सोचते हैं? 3 मई के बाद मैं ये चाहता हूं कि पूरे भारत में जितने भी सारे जिला है, उन जिलों में ऐसी स्वास्थ्य सुविधा, जो सुविधा है हेल्थ सेक्टर की तरह, एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इसमें एटलीस्ट 5 वेंटिलेटर की सुविधाएं
और 5 बेड के आधार पे पूरे जिले की हॉस्पिटल्स हर भारत की जिलों में उपलब्ध हो जाए। जी बहुत सुंदर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। अमित पुरी जी, के आधार पे हम सोचेंगे कि जो भारत की जो हेल्थ सेक्टर है वो बेहतर हो सकता है। आपने अपनी पहचान के लिए शुरुआत में कहा था कि पट्टी को छोड़ दीजिए एक पल के लिए, मैं भारत का नागरिक हूं। भारत के नागरिक के तौर पर मुझे बताइए, जैसे मैंने सबसे पूछा, एक अपनी विश बताइए जो आप चाहते हो सरकार उसको शामिल करे अपने दिशा निर्देशों में। मैं एक ही लाइन में कह देता हूं, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, एसिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक हो, हर प्रकार की चीजों का इलाज हो करके इम्यूनिटी लेवल सोसाइटी और पर्सनल इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किए चलो। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, ये तो स्लोगन भी बन जाएगा। चलिए अमित पुरी साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। वक्त हो चला है संपादकीय टिप्पणी का। अमिताभ जी प्लीज। एक तो मैं उत्तर दूंगा, राजीव बंसल जी ने कहा कि पैकेज भी हर बार किसानों को मिलता है। सांख्यिकी देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, भारत के उद्योग और कारोबार जगत को जितनी छूटें हासिल हुई उसका 10% किसान को नहीं हासिल हुआ, जवाहरलाल से लेके आज तक। एक मेरी बात प्रमाणित कर दूंगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा आपको डिटेल। और दूसरी बात, किसान का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पिटा और सेठ जी को जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ की छूट मिली वो जेब में मिल गई। देने वाले ने नहीं बताया, लेने वाले ने नहीं बताया। वो तो जब हमने आरटीआई लगाई तो पता लगा। बनता था, बहस का समय नहीं, मेरे शो का अपना फॉर्मेट है। आज भी जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि बैंकों का ये लाखों करोड़ कौन खा गए, कुछ 100 लोग देश के, उनमें हरनाम सिंह नहीं है, उसमें ननकू रजाक नहीं थे, बहस नहीं, रुक जाइए। जो लोग रहे, मैं आपको एसएमई नहीं मान रहा ना, मैं तो आपको उद्योग का प्रतिनिधि मान रहा हूं, इसलिए आप अपने ऊपर मत लीजिए। अगर आप लघु उद्योग में हैं तो आप मेरे पाले में खड़े हैं, फिर इधर आइए, फिर उधर, हाँ तो प्रशांत रहिए। वो 100 लोगों के नाम नहीं बताए गए, नहीं बताए, बोले नहीं ये दुलरुआ है, इनका नाम नहीं बताएंगे, ये चोर तो है लेकिन नाम नहीं बताएंगे। ननकू 500 रुपए उधार ले बैंक से खेती के लिए तो फांसी लगानी पड़े बबूल के पेड़ से लटक के, और हम लोग कहते हैं किसानों को मदद हो रही है। ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। किसान है तो देश है। अब बात आती है क्या होना चाहिए। मैं विश लिस्ट रखता हूं, वो विश लिस्ट कह लीजिए, वो समाधान का एक प्रस्ताव कह लीजिए। अमित पुरी जी, हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए, नोएडा भारत का औद्योगिक हब है, उसकी शक्ल बिगड़ गई। मुंबई देश की औद्योगिक राजधानी है, उसकी तस्वीर बिगड़ गई, स्याह हो गई मुंबई पूरी, महाराष्ट्र पूरा। गुजरात भारत का औद्योगिक हब है, कारोबारी हब है, वहां बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, कोई हीरा बना रहा, कोई मोती बना रहा, कपड़ा बना रहा। तबाह हो गया, तबाह। वुहान की शक्ल में अहमदाबाद रोता दिख रहा मुझे आज, वुहान की शक्ल में। इससे समझ नहीं आ रहा हमको कि कहां छूट नहीं देनी है, अब कहां देनी है, फिर इस पर आओ, देनी कहां है, नहीं तो भारत चलेगा कैसे। यस आई एग्री, मैं रास्ता बताता हूं, एक प्रस्ताव रखता हूं अपने देश के सामने। ग्रीन जोन कहां है? भारत के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीन जोन नहीं बचा, सब अधिकांश रेड जोन में है। ऑरेंज भी भगवान की दया से बहुत मुश्किल से है। गुजरात का वो इलाका जहां उद्योग का ऊ नहीं है, वो ऑरेंज में है, ग्रीन में तो मुश्किल ही में पूरा गुजरात में कुछ बचे नहीं। जहां भी उद्योग का ऊ भी है वो सुपर हॉट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता शहरों के, कहां कहां खोल लीजिएगा, क्या खोल लीजिएगा, फिर क्या करेंगे मैं बताता हूं। न कच्चे माल की समस्या, न खपत की समस्या होगी, और भारत खड़ा हो जाएगा। इंडिया खड़ा आप कर भी नहीं सकते चाह के भी। अगर इंडिया खड़ा करने की कोशिश की तो जोखिम बहुत बड़ा हो जाएगा देश के सामने। भारत को खड़ा करने की कोशिश करिए। संक्षेप में कल भी मैंने बात कही थी, उसको फिर रखता हूं। अमित पुरी चिंतक आदमी है, चीजों को बहुत गहरे से देखते समझते हैं।
तो उस बात को आगे ले जाएंगे, इस आशा से कहता हूं। जो लोग सुन रहे हैं वो तो सुन ही लेंगे, सरकार में बैठे लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग। आप बिस्कुट, टॉफी, ब्रेड, पॉस्चराइज बटर, अचार, मसाले, ये बड़े औद्योगिक समूहों से तत्काल प्रभाव से बैन कर दीजिए। कल मैंने कहा था गांव लगभग ग्रीन जोन में है, वहां बनवाइए, वहीं कच्चा माल है, वहीं कारीगर है, वहीं वो जगह भी है, आदमी भी है, कच्चा माल भी है, साइकिल बिक जाएगा, साइकिल बिक जाएगा और भारत के करोड़ों लोग उसमें खप जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, गांधी को सुनिए, जो बात उन्होंने जवाहरलाल से कही थी, वही बात देश आज नरेंद्र भाई मोदी से कहना चाहेगा। ये वक्त वैसे उद्योगों का नहीं है जिनमें भारी निवेश और कम मानव संसाधन। ये वक्त वहां से खड़े होने का होगा, वहां से शुरुआत करने का होगा। बहुत कम पूंजी निवेश, ज्यादा श्रम निवेश, सघन श्रम निवेश। जिस दिन आपने ये गलती कर दी कि गुड़गांव की कांच वाली बिल्डिंग चालू कर दें किसी तरह, उस दिन आप ध्यान रखिएगा, कोरोना रिटर्न फिल्म भी चल रही है बाजार में। चाइना से पूछ लीजिए, कोरोना रिटर्न फिल्म भी चल रही है। सूरत चालू नहीं हो सकता, अहमदाबाद चालू नहीं हो सकता, भिवंडी चालू नहीं हो सकता, नोएडा चालू नहीं हो सकता, गाजियाबाद चालू नहीं कर सकते आप जी। कहां है ग्रीन जोन और कितना है ग्रीन जोन? कितने में पांव पसार लोगे? फैक्ट्री का चक्का नहीं घूम पाएगा, इतना तो ग्रीन जोन है नहीं। क्या करेंगे सेठ जी? फैक्ट्री चला के फिर मारम में लट्ठम लट्ठ होगा कि टैक्स लग गया, बताइए, और फैक्ट्री तो चली नहीं रही। भारत जहां से खड़ा हो सकता है, मुझे तो इस देश के दशकों से जो व्यवस्था चली उस पर तरस आता है कई बार। जिस देश में भुजिया भी कोई कंपनी बनाए जो लिस्टेड हो, नमकीन, उसमें कोई रॉकेट साइंस है? बंदरगाह बनाए, बात समझ में आती है। ये फोन बनाए, समझ में आता है। ये घड़ी बनाए, समझ में आता है। भुजिया, और बच्चन साहब उसका ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल गजब है। तो ननकू के घात की बनी भुजिया कैसे बिकेगी? और वो जो भुजिया बना रहे हैं अमित पुरी जी, उन्होंने ऐसी मशीनें लगाई। अच्छा, ये भी आप रोचक प्रसंग देखिए, ऐसी मशीनें जो खाद्य पदार्थों के लिए बनी है, वो उनमें दुनिया में सबसे ज्यादा चैंपियन है, लीडरशिप है इटली के पास। इटली से ज्यादा मशीनें आती है, कपड़ा भी महंगा है वहां का, अच्छा है, और ये से मशीनें भी। 1 लाख रोटी 1 घंटे में, 5 लाख आलू छीलने का 1 घंटे में, ऐसी मशीनें सब वहीं से आ रही है ना। तो वो वहां वाली भुजिया वाली जो मशीन लाके लगाए है ना, उसने श्रमिकों की जरूरत ही खत्म कर दी। बिल्कुल। बेचने के लिए बच्चन साहब, बनाने के लिए मशीन, पैसा सेठ जी के पास, क्या काम खत्म। ये भारत का मॉडल नहीं है जी। इसलिए मैं कहूंगा हरनाम सिंह के पास से भारत को दोबारा खड़ा करिए। इंडिया अभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये हमको मानना होगा। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र बार बार इस बात के लिए दबाव डालेगा, लेकिन ध्यान रखिए, भारत को खड़ा कर लीजिए, वो तो अवसर है, संभावना है। आपने इंडिया को खड़ा करने की कोशिश की तो जितने भी तटीय इलाके हैं सब संकट में हैं कि नहीं, तेलंगाना से लेके और मुंबई तक। कहां बंदरगाह उतारोगे, कहां जहाज उतारोगे, कहां सामान ले जाओगे? और जिससे भारत की इंडस्ट्री चल रही थी, वो जो ताऊजी थे वो तो खुद ही करा रहे। चाइना से ही ना सब कारोबार था जी। उनके तो खुद ही लंग्स बेकार हो गए, वो आपको सांस कहां से देंगे? अपने पांव पर खड़े होइए। आम का अचार कोई कंपनी क्यों बनाए? मेरी दादी बनाना जानती थी, आपकी नानी बनाना जानती थी, क्या नहीं बिकता था तब अचार? फिर कहता हूं, भारत पर लौटिए, आप कोरोना से भी लड़ लेंगे, अर्थव्यवस्था भी जागृत हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, अमित पुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरनाम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर DR साहू जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव बंसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर VS चौहान साहब शुक्रिया बहुत बहुत, डॉक्टर UC बंसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बात करें कार्यक्रम के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश, एक छोटी सी कोशिश कि 3 तारीख के बाद क्या कुछ हो सकता है।
आप लोगों ने जाना बेहतर तरीके से। खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।